एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा अगला लेक्चर जहां पे हम बॉटल गॉर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बॉटल गॉर्ड यानी कि घिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, कल की क्लास में हमने बॉटल गॉर्ड के बारे में शुरुआत करी थी कि बॉटल गॉर्ड यानी कि घिया का क्या क्या मतलब होता है, क्या क्या यूजेस होते हैं और किस तरीके का एनवायरनमेंट, किस तरीके का क्लाइमेट उसके लिए चाहिए, किस तरीके का सॉइल उसके लिए चाहिए। तो बॉटल गॉर्ड में बच्चे हमने कल पढ़ा था कि बॉटल गॉर्ड का नाम होता है लेजिनेरिया साइकेरेरिया। बॉटल गॉर्ड का नाम होता है लेजिनेरिया साइकेरेरिया। उसमें क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है 22 और उसका ओरिजिन होता है ट्रॉपिकल अफ्रीका और इसकी फैमिली भी होती है कुकुरबिटेसी और उसके बाद मैंने आपको यूजेस में बताया था कि घिए को हम सब्जी के तौर पे खाते हैं, घिए को हम अचार बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम घिए का इस्तेमाल कहाँ करते थे, मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी। जैसे घिया कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, डायूरेटिक की तरह काम करता है, कार्डियोटोनिक की तरह काम करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में बताई थी। उसके बाद हमने सॉइल और क्लाइमेट का जिक्र भी कर लिया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये भी वार्म सीजन क्रॉप है और वार्म सीजन क्रॉप होने के साथ साथ ये थोड़ी बहुत ठंड को भी टॉलरेट कर सकता है। और सॉइल में हमने बात करी थी कि जो बॉटल गॉर्ड होता है उसके लिए चाहिए डीप फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए, फुल्ली ड्रेनेज होनी चाहिए, अच्छा खासा जल निकास उसमें होना चाहिए और सिल्ट लोमी सॉइल होनी चाहिए। सिल्ट लोम सॉइल जो है वो आपके पास बॉटल गॉर्ड के केस में होनी चाहिए। अब आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं किस पे, आगे आ जाते हैं सीजन। अब वही है, कुकुरबिट्स का सीजन एक ही है, समर सीजन या रेनी सीजन। कुकुरबिट का सीजन तो एक ही रहेगा, तो समर या रेनी सीजन में इस क्रॉप को लगाया जाता है। गर्मी और वर्षा ऋतु में सामान्यतः ये बोई जाती है। और अगर हम इरिगेटेड एरिया की बात करें, इरिगेटेड एरिया का क्या मतलब होता है, जहां पे हम पानी इरिगेशन के द्वारा देते हैं, जहां पे पानी हम इरिगेशन के द्वारा यानी कि सिंचाई के माध्यम से क्रॉप को देते हैं। मैंने आपको बताया था दो तरीके की कंडीशन होती है, इरिगेटेड कंडीशन और रेनफेड कंडीशन। इरिगेटेड कंडीशन का मतलब होता है कि जहां पे हम आर्टिफिशियल सिंचाई कर रहे हैं, जहां पे मैंने खुद ड्रिप लगाए हुए हैं अपनी फील्ड में, स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं अपनी फील्ड में कि मैं सिंचाई कर सकूं अपने वेजिटेबल में। पर जहां पे जो हमारी वेजिटेबल है, जहां पे क्रॉप जो है वो कंप्लीटली जो है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, भगवान भरोसे है हमारी क्रॉप की, जब भगवान बारिश करवाएंगे तभी मैं पानी ले पाऊंगा, तो उन कंडीशंस को कहा जाता है रेनफेड कंडीशन। तो इरिगेटेड कंडीशन में हम साल में किसी भी टाइम पे घिए को लगा सकते हैं। इरिगेटेड कंडीशन में जहां सिंचाई उपलब्ध होती है उसे साल भर में कहीं पे भी लगाया जा सकता है या साल भर में कभी भी लगाया जा सकता है। तो ये हमने बात कर ली सीजन की। तो ये बच्चे हमने बात कर ली सीजन की कि किस टाइम पे घिया लगाया जाता है। अब बात करते हैं लैंड प्रेपरेशन और सोइंग की, भूमि की तैयारी और बुआई की बात कर लेते हैं। अब देखो, लैंड प्रेपरेशन इज एंड सोइंग इज सिमिलर टू ऐश गॉड, नॉट ऐश गॉड। इस लाइन को कट कर सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप ये बोलोगे, अब देखो यार, जब भी हम लैंड प्रेपरेशन की बात करते हैं हम बोलते हैं यार कि मिट्टी को हमने प्लोइंग, उसमें हल इस तरीके से जोतना है कि फाइन टिल्थ आए। तो यही फाइन टिल्थ तक ले आना है हमने मिट्टी को इतनी बार प्लो करना है कि उसकी जो टेक्सचर है, उसका जो टिल्थ है वो फाइन हो, बिल्कुल स्मूथ हो, भुरभुरी मिट्टी हो, ऐसे नहीं हो ढेल बजे हुए हो, ऐसा नहीं हो, क्लॉड नहीं होनी चाहिए मिट्टी में, क्लॉड नहीं होनी चाहिए, उसकी टिल्थ होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर टिल्थ होनी चाहिए, इस तरीके की सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। और हमने क्या करना है बच्चे, फरोज बनाने हैं, क्यारियां बनानी है 2 से लेके 3 मीटर के डिस्टेंस पे। एक फरो बनाई, 2 मीटर का डिस्टेंस तक दूसरी फरो बनाई, 2 मीटर का डिस्टेंस तक तीसरी फरो बनाई। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, प्लो फील्ड टू फाइन टिल्थ। प्लो फील्ड टू फाइन टिल्थ का क्या मतलब हुआ, उसको भुरभुरी बना दो, तब तक उसमें प्लोइंग करते रहो। और फिर हमने फरोज बनानी है, फिर हमने नालियां या क्यारियां बनानी है, और उन क्यारियों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 2 से लेके 3 मीटर का। उन फरोज के बीच में 2 से लेके 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हमने बोल दिया लैंड प्रेपरेशन में सिंपल बोला कि इतना प्लोइंग करना है कि वो भुरभुरी हो जाए। अब हम यहाँ पे सोइंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि सोइंग किस
किस तरीके से करनी है। मैंने फरोज बना ली बच्चे, मैंने इस तरीके से फरोज बना ली और फरोज के बीच में मैंने डिस्टेंस रखा 2 से लेके 3 मीटर का। फरोज के बीच में मैंने डिस्टेंस रखा 2 से लेके 3 मीटर का। अब सोइंग से पहले हम क्या करते हैं, बेसल डोज डालते हैं। मैंने बताया था आपको बेसल डोज सोइंग से पहले डाली जाती है। तो हम FYM दे देते, हम FYM ऐड कर देते हैं और FYM ऐड करने के बाद हम सीड्स को लगा देते हैं, सीड की बुआई कर देते हैं। और सीड को हमने 1 से लेके 1.5 मीटर के स्पेसिंग में लगाना है। अगर मैंने यहाँ पे सीड लगाया तो यहाँ पे 1 मीटर का स्पेस होगा, फिर मैंने दूसरा सीड लगाया, फिर 1 मीटर का स्पेस होगा, फिर मैंने दूसरा सीड लगाया। When trained on बोअर सिस्टम, जब बोअर सिस्टम पे हम लगाते हैं तो सीड में 3/1 की स्पेसिंग रखी जाती है। तो सीड्स में 3/1 की स्पेसिंग रखी जाती है, यानी कि 3 आपका क्या होगा बच्चे, 3 आपका क्या होगा, 3 आपका रो टू रो डिस्टेंस होगा और 1 आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा। 3 आपका रो टू रो डिस्टेंस होगा, 3 मीटर का रो, 2 रोज के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस रखना है और 2 पौधों के बीच में हमने 1 मीटर का स्पेस रखना है। और स्लोपी लैंड में हमें क्या करना है बच्चे, स्लोपी लैंड में हमें एक ही गड्ढे में, स्लोपी लैंड में हमें इसी गड्ढे में 2-3 सीड लगाने हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को सोइंग में क्या बोला, सबसे पहले मैंने आपको सोइंग में बोला हमने फरोज में क्यारियों में सोइंग करनी है और क्यारियों के बीच में डिस्टेंस रखना है 2 से लेके 3 मीटर का। और जो सीड्स हम उन क्यारियों में लगा रहे हैं, जो सीड्स हम उन क्यारियों में लगा रहे हैं उनमें 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं 2/1 मीटर की स्पेसिंग। 2 आपका यहाँ, ये हम बोलते हैं ना रो टू रो, ये हम बोलते हैं प्लांट टू प्लांट। अब जो 2 मीटर का स्पेस है वो 2 क्यारियों के बीच में है और 1 मीटर का स्पेस जो है वो 2 पौधों के बीच में होगा। फिर हमने कहा कि अगर हम बोअर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 2 क्यारियों के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस होगा और 2 सीड्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होगा और 2 सीड्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होगा। अगर हम स्लोपी लैंड की बात कर रहे हैं तो जहां पे हम 1 सीड डाल रहे थे वहीं पे हमने 2 से लेके 3 सीड डालने हैं। जहां पे हम 1 सीड डाल रहे थे वहीं पे हमने 2 से लेके 3 सीड्स डालने हैं। तो ये हो जाता है बच्चे इसका लैंड रिक्वायरमेंट, ये हो जाता है इसका ये हो जाता है इसका लैंड रिक्वायरमेंट एंड सीड सोइंग। कि अगर हमने सीड सोइंग करनी है बॉटल गॉर्ड के केस में, घिए के केस में अगर हमने सीड सोइंग करनी है तो हमें किस तरीके से घिए के केस में सीड सोइंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बोल दिया यार इतनी स्पेसेस मुझे क्यारियों में रखनी पड़ेगी, इतनी स्पेसेस मुझे सीड्स के बीच में रखना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाता है सीड ट्रीटमेंट एंड सीड रेट। अब हमने जैसे बॉटल गॉर्ड के केस में पढ़ा था कि सीड को ट्रीट किया जाता है, किसके साथ सीड को ट्रीट किया जाता था, थीरम के साथ सीड को ट्रीट किया जाता था, पानी में सीड को सो करके रखा जाता था। उसी तरीके से हमारे घिया में भी सीड को ट्रीट किया जाता है। किसके साथ ट्रीट किया जाता है, पानी के साथ ट्रीट किया जाता है। सीड को पानी में रखा जाता है या और कहां पे रखा जाता है, सक्सीनिक एसिड में, और सक्सीनिक एसिड में 12 घंटे के लिए, ताकि उसमें जर्मिनेशन को इंप्रूव किया जा सके, ताकि सीड के अंकुरण को बढ़ाया जा सके। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट का मकसद क्या होता था, सीड ट्रीटमेंट का मकसद होता था बीमारियां ना लगे और दूसरा जर्मिनेशन जल्दी हो जाए। अगर जर्मिनेशन जल्दी होगी तो हमें जल्दी पौधे मिलेंगे। और यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है बच्चे, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है अगर मैंने ये सीड लगाए हैं तो ये एक ही टाइम पे पौधा बनाएंगे, ये ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे पौधा बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सीड आज पौधा बना रहा है, एक सीड कल को बना रहा है, एक सीड परसों को बना रहा है, इस तरीके से नहीं होगा। अगर हम सीड की ट्रीटमेंट करते हैं तो वो यूनिफॉर्मिटी भी लाता है, यानी कि ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे सारे सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। और सीड ट्रीटमेंट का ये भी फायदा होता है कि जो सीड्स होते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं, सीड्स में डिजीज नहीं लग पाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कि घिए के केस में हमने क्या करना है बेटा, घिए के केस में हमने पानी में सोक करने हैं सीड्स, पानी में सोक करने हैं सीड्स, या इसके साथ साथ मैं सक्सीनिक एसिड 12 घंटे में रख सकती हूँ। मतलब मैंने सीड्स को सक्सीनिक एसिड में डाला 12 घंटे के लिए, मैंने सीड को पानी में डाला 12 घंटे के लिए, ताकि उसका जर्मिनेशन इंप्रूव हो सके, ताकि उसका जर्मिनेशन इंप्रूव हो सके। तो ये हमने बात कर ली सीड ट्रीटमेंट की। अब सीड रेट की बात करते कि यार कितना किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा, कितना किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा, तो 3 से 6 किलोग्राम, 3 से 6 किलोग्राम बीज जो है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। 3 से 6 किलोग्राम सीड जो है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। तो ये बात कर ली हमने सीड ट्रीटमेंट और सीड रेट की भी। अब बच्चे अगर आगे आते हैं तो आगे आ जाता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, आगे आ जाता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अब ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का क्या मतलब होता है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था आपको ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का क्या मतलब है। हमने बोला कि जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिस्टम होता है बच्चे, वो हर कुकुरबिट में,
वो हर कुकुरबिट में क्या होता है, बोर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि उसमें वाइन्स है, क्योंकि उसमें वाइन्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, वाइन्स है। तो वाइन्स की वजह से क्या हो रहा है, हमें कोई ना कोई सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। वाइन्स की वजह से, बेलों की वजह से हमें कोई ना कोई सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। अगर अच्छे से हमने उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया होगा तो देखो वाइन्स जब अच्छे से फैलेंगी तो उसको अच्छे से सनलाइट एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे से सनलाइट एक्सपोजर मिलेगा तो अल्टीमेटली जो हमारे घी होंगे वो भी अच्छे बनेंगे आगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना यार लाइट मिलती है, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होता है तो अच्छे से खाना बनता है, अच्छे से खाना बनेगा तो पौधा अच्छे से खाना बनाएगा तो वो आगे फ्लावर अच्छे से बनाएगा, अगर वो फ्लावर अच्छे से बनाएगा तो वो अच्छे फ्रूट आगे बनाएगा। तो अल्टीमेटली फ्रूट प्रोडक्शन को ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। ट्रेनिंग अगर हमने करनी है तो हम ट्रेनिंग किस में करते हैं, पंडाल और बोर सिस्टम पे हम ट्रेनिंग करते हैं, जो कि सनलाइट इंटरसेप्शन को अच्छा बनाता है। मतलब सनलाइट अच्छे से इंटरसेप्ट करती है हर जगह, हर पार्ट पे सनलाइट जो है वो अच्छे से इंटरसेप्ट करती है। अगर इस सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो घिया है उसकी अच्छी खासी यील्ड हमें देखने को मिलती है। अप्रॉक्स कितना, 80 टन प्रति हेक्टेयर। 80 टन प्रति हेक्टेयर जो है वो यील्ड हमें देखने को मिलेगी अगर हम घिये के केस में बोर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब बोर सिस्टम में हमने क्या बोला था, अब हर क्लास में ये चीज बताने की आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने बोर सिस्टम क्यूकुम्बर के केस में भी पढ़ा था, हमने बोर सिस्टम बॉटल गॉर्ड के केस में भी पढ़ रहे हैं, अब हमने बोर सिस्टम बिटर गॉर्ड के केस में भी पढ़ा था। तो मैं ये उम्मीद लगाती हूँ तुम लोगों से कि मुझे हर क्लास में एटलीस्ट रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। चलो बता ही देती हूँ मैं, बोर सिस्टम में हम क्या करते थे, इस तरीके से आयरन की रॉड या बैम्बू स्टिक लगाते थे और यहाँ पे हमारी वायर्स लगी होती थी। ये वायर्स आपका यहाँ पे लोहे की रॉड होती थी वहां से जुड़ी होती थी। मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे मैंने एक पौधा लगाया, वो पौधे को मैं क्या करूंगी, एपिकली ग्रो करवाऊंगी, यहाँ सीधा उसको ग्रो करवाती जाऊंगी। जो साइड ग्रोथ उस पौधे की होगी उसको मैं हटाती जाऊंगी, उसको हम प्रूनिंग बोलेंगे। प्रूनिंग उसको हम प्रूनिंग कहेंगे कि जो अनवांटेड हमारी ब्रांचेस है उसको मैंने हटाते रहना है, अनवांटेड को हटाते रहना है। यहाँ से मेरा मोटिव है कि ये सीधा जाए और सीधा जाने के बाद यहाँ पे ग्रो करे, यहाँ पे ग्रो करे ताकि यहाँ से जो फ्रूट बनेगा वो यहाँ से आगे निकले, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बोर सिस्टम होता है कि सबसे पहले सेंट्रल एक्सिस पे वाइन को ग्रो करवाया जाता है और उसको उसकी एक्सिलरी ग्रोथ को रिमूव किया जाता है। एक्सिलरी ग्रोथ का मतलब होता है लेटरल ग्रोथ, साइड ग्रोथ को हटा के उसको एपिकली ग्रो करने देंगे। एपिकली का मतलब होता है सीधा उसको एपेक्स मतलब टॉप पोर्शन को उसके ग्रो करने देंगे। कहां तक, वायर्स तक। जैसे वायर्स आएंगी उसको अलाउ किया जाएगा, जा अब तू जा साइड्स में जा और यहाँ पे जाके फ्रूट बना, जा अब तू साइड पे और यहाँ पे साइड पे के फ्रूट बना। अब ये वायर जो है वो तुझे सपोर्ट दे देंगी और जब तू फ्रूट बनाएगा तो तुझे सपोर्ट, जब तू फ्रूट बनाएगा तो फ्रूट को भी अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोर सिस्टम काम करता है, इस तरीके से बोर सिस्टम बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ऑब्वियसली इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि बेलदार जो है ये स्ट्रक्चर है, वाइन लाइक स्ट्रक्चर आपका बॉटल गॉर्ड है, जिसकी वजह से हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर हम सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, जो बेलें होंगी वो ग्राउंड पे ही क्रीप करेंगी, ग्राउंड पे ही रेंगती रेंगती चली जाएंगी, ग्राउंड पे ही फ्रूट बनाएंगी, ग्राउंड पे ही फ्रूट बनाएंगी। तो ग्राउंड में अब इतना बारिश आई तो नीचे पानी होता है, पानी से सड़ जाएगा फ्रूट, तो वो फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या फ्रूट का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा अगर हम एक प्रॉपर सिस्टमैटिकली उसको ट्रेन या प्रून नहीं करते हैं। अब अगला आ जाता है बच्चे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। अगला क्या आ जाता है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अगला आ जाता है। अब देखो, अब हमने बोला कि यार इंटरकल्चरल ऑपरेशन में तो वही आ जाएगा, वीडिंग करनी है। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में तो वही आ जाएगा बच्चे, घास निकालना पड़ेगा मुझे, हाथ से भी वीडिंग कर सकते हैं, अगर हाथ से नहीं कर सकते किसी केमिकल का इस्तेमाल करो। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में क्या आएगा, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने FYM डालना है 20 टन प्रति हेक्टेयर, या एक गड्ढे के हिसाब से या एक पिट के हिसाब से हमने 10 किलो डालना है, एक पिट के हिसाब से हमने 10 किलो FYM डालना है। अब हम बोल रहे हैं ना पिट्स में हम इसमें सोइंग करते हैं, तो पिट्स में अगर हम सोइंग कर रहे हैं तो एक पिट के हिसाब से हर पिट पे मैंने क्या करना है, 10 किलो FYM डालना है। और हर पिट के हिसाब से मुझे 6-12-12 का रेशो रखना है। यानी कि देखो इसका क्या मतलब होता है, मैंने बोला ये मेरे पास एक पिट है, एक पौधा निकला, एक पिट है, एक पौधा निकला, हर पिट में मुझे 10 किलो FYM डालना है और हर पिट में मुझे 100 ग्राम NPK डालना है।
हर पिट में मुझे 100 ग्राम एनपीके डालना है, हर पिट में मुझे 100 ग्राम एनपीके डालना है और उस 100 ग्राम एनपीके में 6% नाइट्रोजन होना चाहिए, 12% फास्फोरस होना चाहिए और 12% के होना चाहिए और 12% के होना चाहिए। ये देखो, ये थोड़ा अलग तरीका है बोलने का। हमने कहा कि पिट यहाँ पे जो आपका बॉटल गॉर्ड है, बॉटल गॉर्ड के केस में क्या हो रहा है, बॉटल गॉर्ड के केस में पिट्स में, बॉटल गॉर्ड के केस में पिट्स में हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन दे रहे हैं। अगर हम एफआईएम की बात करें तो 20 टन हमें देना पड़ेगा, ठीक है। पर पिट की बात अगर हम कर रहे हैं तो पिट के लिए मैंने क्या बोला कि 10 किलो पर पिट मुझे देना है और हर पिट में मुझे 100 ग्राम एनपीके डालना है। उस 100 ग्राम में कितना एनपीके होना चाहिए, उस 100 ग्राम में हमने बोला टोटल एनपीके 100 ग्राम डालना है। अब नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, तो नाइट्रोजन होना चाहिए 6%, फास्फोरस होना चाहिए 12%, के होना चाहिए 12%। तो ये हमारा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो जाता है। ये हमने बात करी बेसल डोज की, ये बात करी बच्चे हमने बेसल डोज की, बेसल डोज की बात हो गई है। अब दूसरी डोज आ जाती है आपकी टॉप ड्रेसिंग, जहां पे हमें 10 ग्राम नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है, यानी कि सोइंग के बाद इस्तेमाल करना है। हो गया फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। अगर आपसे पूछा जाए बॉटल गॉर्ड में फर्टिलाइजर, ये TNAU के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है बच्चे, ये तमिलनाडु रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें बॉटल गॉर्ड को अच्छे से उसका अच्छे से उत्पादन करना है तो हम पिट्स में लगाते हैं उसको। तो हर पिट में मुझे 10 kg FIM डालना पड़ेगा, हर पिट में मुझे 100 ग्राम NPK डालना पड़ेगा। अब 100 ग्राम टोटल NPK है। अब N कितना डलेगा, P कितना डलेगा, K कितना डलेगा, अब ये कौन डिसाइड करेगा। N हमें डालना है 6%, फास्फोरस हमें डालना है 12%, K हमें डालना है 12%। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये हमने बात करी बेसल डोज की। अब इसके बाद हम टॉप ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो टॉप ड्रेसिंग में भी हमें नाइट्रोजन डालना है 10 ग्राम, 10 ग्राम नाइट्रोजन हमें टॉप ड्रेसिंग में डालना है, वो भी 30 दिन के बाद। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को बच्चे समझ में आ गई होंगी कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्या क्या देनी है, हमें कौन कौन सी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कटाई पे आ जाते हैं। ओके, कटाई पे आ जाते हैं, हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें बच्चे, तो हार्वेस्टिंग में देखो क्या होगा, एडिबल मेच्योरिटी। एडिबल मेच्योरिटी का क्या मतलब होता है, खाने योग्य मेच्योरिटी कब आ रही है उसमें, खाने लायक जो बॉटल गॉर्ड है वो कब आ रहा है, 10 से 12 दिन बाद आफ्टर एंथीसिस। एंथीसिस का मतलब देखो क्या होता है, एंथीसिस का मतलब होता है फ्लावरिंग। पौधे में पहली फ्लावरिंग को एंथीसिस कहा जाता है, पौधे में पहली फ्लावरिंग को एंथीसिस कहा जाता है। जब फूल बन गया, अब हमने बोला कि यार घिए की बेल बनी, उस बेल में फूल आए, फूल के 10-12 दिन बाद, फूल से 10-12 दिन बाद छोटा सा फ्रूट बना होगा, वो फ्रूट भी एडिबल होता है। एडिबल मैच्योरिटी की स्टेज पे तुम खा सकते हो उस फ्रूट को। तो 10 से 12 दिन बाद फ्लावरिंग के तुम उस फ्रूट को खा सकते हो, ठीक है। और हाँ, अब इस स्टेज पे क्या होगा, सीड्स आर सॉफ्ट एंड स्किनी स्लाइटली हेयरी। अब देखो हार्वेस्टिंग के टाइम पे बच्चे क्या होगा, ये तो हमने बोला कि एडिबल मैच्योरिटी क्या है, खाने लायक कब होगा, फ्लावरिंग के 10-12 दिन बाद तक वो खाने लायक हो जाता है। अब हम बोल रहे हैं हार्वेस्टिंग के टाइम क्या होगा, जब भी स्टेज होगी कटाई की, तो उस स्टेज पे घिए के अंदर जो सीड होंगे वो सॉफ्ट से होंगे, वो सॉफ्ट होंगे, व्हाइटिश होंगे और स्किन भी सॉफ्ट होगी उसकी। और बाहर तुम देखते हो घिए के बाहर ना बाल से होते हैं, बाल से होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज पे क्या होगा, सीड सॉफ्ट होंगे और स्किन भी थोड़ी ऐसी हेयरी होगी, जिसको हेयरी के लिए एक और टर्म दी जाती है बच्चे, प्यूबिसेंट। हेयरी के लिए एक और टर्म दी जाती है जिसको कहा जाता है प्यूबिसेंट। तो इस अवस्था में बीज नर्म और छिलका थोड़ा रोपदार यानी कि हेयरी होता है। और फ्रूट को कब हार्वेस्ट किया जाता है, फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाता है टेंडर स्टेज पे। टेंडर स्टेज यानी कि सॉफ्ट स्टेज, जब वो डेलिकेट सा है, जब वो सॉफ्ट है, बहुत नरम फ्रूट है, और जब वो 1/3 या आधा, जब उसने 1/3 या आधा साइज अटेन कर लिया होता है, उस टाइम पे हम निकालते हैं। जिससे मैंने आपको कल भी बिटो गॉर्ड के केस में बताया था, जरूरी नहीं है कि हमने पूरी ग्रोथ का इंतजार करना है, क्योंकि पूरी ग्रोथ जब तक आएगी तब तक वो हार्ड हो जाएगा। हमें चाहिए सॉफ्ट फ्रूट, हमें चाहिए नरम फ्रूट, हमें चाहिए उसके अंदर जो सीड्स है वो नरम नरम हो, ताकि जब हम उसको खाएं तो सीड्स हमें आए ना, मतलब हम महसूस ना कर पाए कि हम सीड खा रहे हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा घी है कि तुम सीड खाते हो कि मुंह में आ जाते हैं, यार सीड है क्या मम्मी, निकाले भी नहीं, सीड भी नहीं अच्छे से निकाले तुमने,
तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि वो ओवर मैच्योर हो चुका है, ओवर मैच्योर हो चुका है। जो प्रॉपर एडिबल स्टेज है घिया खाने की, वो होता है कि यार सीड होने चाहिए बट थोड़े थोड़े नर्म हो, ताकि जब खाएं भी हम तो हमें पता ही ना चले यार हमने सीड खाया है। तो टेंडर स्टेज पे घिए की हार्वेस्टिंग की जाती है, जब उसका साइज ऑलमोस्ट आधा है या जब उसका साइज 1/3 है, जब उसका साइज आधा है या जब उसका साइज 1/3 हो चुका है, उस टाइम पे घिए की हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्या क्या कौन कौन सी स्टेजेस पे होता है, किस स्टेज पे हार्वेस्टिंग होती है। जनरली सारे कुकुरबिट्स में क्या होता है, जनरली सारे कुकुरबिट्स में यही होता है कि टेंडर स्टेज पे हम खाते हैं। जैसे मैंने ककड़ी के केस में भी आपको बताया था कि यार टेंडर होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। अगर मैं इंतजार करूं कि ये ककड़ी बड़ी होगी तो बड़ी होगी तो उसमें सीड भी हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, तो जब हम उस ककड़ी को खाएंगे तो वो सीड मतलब आने लगेंगे तो मजा नहीं आता, फिर ऐसा लगता है कि यार क्या है, बीज आ रहे हैं, इसके बीज को निकालो। ठीक है, तो उसी तरह हम घिए के केस में भी ये सिनेरियो पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से बच्चे हम घिए के केस में भी ये सिनेरियो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ओके। अब अब देखो आगे चलते हैं। अब ये हमने बात कर ली हार्वेस्टिंग की, यार घिए को किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है, घिए को किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है। अब देखो प्रेफर्ड मार्केट टाइप, मार्केट के लिए कौन सा प्रेफर किया जाता है, तुमने ज्यादातर देखा होगा, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि यार मार्केट में क्या होता है, लंबे घिए होते हैं, ऐसे लंबे घिए होते हैं, पूरे सिलेंड्रिकल घिए होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट और सिलेंड्रिकल घिए होंगे। और पहली हार्वेस्टिंग किस टाइम पे की जाती है, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद। कल मैंने आपको बिटर गॉड के केस में भी यही चीज बताई थी, करेले के केस में भी मैंने आपको यही बताया था कि 2 महीने लग जाते हैं। सोइंग से 2 महीने बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, सोइंग से 2 महीने बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और निकालना कैसे है, शार्प नाइफ का इस्तेमाल करो। इस तरीके से तुम घिया लाते हो ना, वो डंडी सी भी होती है, तो हमने शार्प नाइफ का इस्तेमाल करना है और इसके स्टॉक के साथ छोटा सा स्टॉक रखते हैं हम फ्रूट के साथ। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, छोटा सा स्टॉक रखते हैं और स्टॉक के साथ हम इसको निकाल देते हैं और स्टॉक के साथ हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमने बोला प्रेफर्ड मार्केट स्टेज कौन सी है, सिलेंड्रिकल स्टेज प्रेफर्ड मार्केटेबल स्टेज है, जो कि टेंडर स्टेज होना चाहिए, टेंडर फ्रूट होना चाहिए, हरा फ्रूट होना चाहिए, सॉफ्ट फ्रूट होना चाहिए। ठीक है, और हमने बोला हमने हार्वेस्टिंग पहले तब करते 60 दिन, ऑलमोस्ट 60 दिन, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, सोइंग से 2 महीने बाद हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं और शार्प नाइफ का इस्तेमाल करते हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। छोटा सा स्टॉक भी हम उसके साथ अटैच्ड रखेंगे। तो ये हो जाता है बच्चे बॉटल गॉर्ड, ये आ जाता है बॉटल गॉर्ड। तो बॉटल गॉर्ड के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, ईल्ड की भी बात कर लेते हैं कि कितना ईल्ड देगा। तो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के केस में बॉटल गॉर्ड हमें 20 से लेके 25 टन देगा। ओपी वैरायटी के केस में हमें 20 से लेके 25 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उपज देखने को मिलेगी। और वही हम हाइब्रिड वैरायटी की बात करते हैं तो हाइब्रिड के केस में आपकी प्रोडक्शन 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर रहने वाली है। हाइब्रिड के केस में कितनी रहने वाली है प्रोडक्शन, 40 से लेके 50 टन प्रति हेक्टेयर आपकी हाइब्रिड के केस में प्रोडक्शन रहने वाली है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत वैरायटी का मैंने तुमको जिक्र करवाया नहीं, वैरायटी की बात करते हैं। तो अगर हम घिए की वैरायटी की बात करें बच्चे, तो घिए में वैरायटी होती है पूसा, समर, प्रोलिफिक, ये एक ही नाम है। ठीक है, प्रोलिफिक, राउंड, पूसा, समर, प्रोलिफिक, लॉन्ग, पूसा, समृद्धि, अर्का मंजरी, अबे अर्का मंजरी, काशी गंगा। ये जो मैं वैरायटी बता रही हूँ बच्चे, ये वैरायटी आप लोगों को आनी चाहिए, ये वैरायटी तुमको भूलनी नहीं है और ये वैरायटी याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, मैंने क्या बोली, पूसा, समर, प्रोलिफिक, राउंड, पूसा, समर, प्रोलिफिक, लॉन्ग, पूसा, समृद्धि, अर्का नहीं, पूसा मंजरी है, पूसा मंजरी, पूसा मंजरी, काशी गंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आ जाता है पूसा बहार, पूसा बहार नहीं, अर्का बहार।
इसके साथ साथ आ जाता है अर्का बहार। ये सारी वैरायटी तुम लोगों को याद रखनी है। इसके साथ साथ पूसा नवीन आ जाता है, पूसा नवीन। ज्यादा नहीं तो बच्चे आपको एटलीस्ट 7-8 वैरायटी आपको याद होनी चाहिए। ज्यादा नहीं याद होती है तो कोई बात नहीं, ज्यादा याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट तुम लोगों को 7-8 वैरायटी तुम लोगों को याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, चलो ओके। तो हमने बोला कि कौन कौन सी वैरायटी होती है। पूसा, समर, प्रोलिफिक, राउंड, जो राउंड कलर के घी होते हैं, देखो गोल कलर के भी तो घी होते हैं। और हमने बोला पूसा, समर, प्रोलिफिक, लॉन्ग, जो लंबा कलर का, जो लंबा शेप का घिया होता है। पूसा समृद्धि, पूसा नवीन, अर्का बहार, पूसा मंजरी, काशी गंगा, और हाँ एक पूसा मेघदूत, पूसा मेघदूत। ये सारी की सारी वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी आ जाती है बॉटल गॉर्ड के केस में। ये सारी की सारी वैरायटी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है बॉटल गॉर्ड के केस में। तो आज हमने बॉटल गॉर्ड भी कंप्लीट कर लिया। मैं हर क्लास में बोलती हूँ बेटा, अब तुम लोग बोलोगे कि यार मैम डेली अब बस चला हुआ है कार्यक्रम, ठीक है ओके, तो इस कोर्स में आपका इसी तरीके से तुमको पढ़ना पड़ेगा, इसी तरीके से मैं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग वही है, स्टार्टिंग में मैंने वही बोला कि यार कॉन्सेप्ट में तुम लोगों को बता सकती हूँ, बट ये सारी चीजें आप लोगों को खुद याद करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें आपको खुद याद करनी पड़ेंगी। किस तरीके से तुमको पढ़ना है वो मैं बता सकती हूँ, और वो मैं हर क्लास में तुमको बताती हूँ कि जो भी मैं इसी कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर तुमको कोई और कोर्स भी है जहाँ पे आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है तो हमेशा रिलेट करके पढ़ो उसको। कल हमने बिटर गॉर्ड पढ़ा, बिटर गॉर्ड से रिलेट करो बॉटल गॉर्ड किस तरीके से अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में सेम ही होती है। सेम सेम को एक बार पढ़ो, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना होनी चाहिए कि यार इसमें भी हमने यही लिखना है, इसमें भी हमने लिखना है। डिफरेंस वाले पॉइंट देखो कि कौन किसको अलग बना रहा है। बॉटल गॉर्ड को क्या चीज अलग बना रही है, बिटर गॉर्ड को क्या चीज अलग बना रही है, उस पॉइंट को ज्यादा, उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस दो, ठीक है। तो नॉर्मल तो सारे लिख के आ जाते हैं, इरिगेशन हमने सिंचाई देनी है, हमने ये न्यूट्रिएंट देना है, पर तुमको याद रखना पड़ेगा कि तुमको यहाँ पे कौन कौन सा न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा। तुमको बिटर गॉर्ड के केस में 100-50-50 देना पड़ेगा, तुम्हें बॉटल गॉर्ड के केस में जो मैंने अभी बताया कि 10 किलो इस पिट में डालना पड़ेगा, 100 ग्राम पर पिट डालना पड़ेगा, फिर बेसल डोज ये देनी पड़ेगी, टॉप ड्रेसिंग ये करना पड़ेगा। तो वो सारा का सारा सिनेरियो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज हमने बॉटल गॉर्ड के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने उसके डिटेलिंग के बारे में जाना कि हर चीज, हर पहलू के बारे में जाना, उसका उत्पादन किस तरीके से होता है, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। इंपॉर्टेंट वैरायटीज में भी याद रखना है पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा समृद्धि, पूसा नवीन, अर्का बहार, ठीक है, काशी गंगा, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटीज बॉटल गॉर्ड की आ जाती हैं बच्चे, ठीक है। याद होना चाहिए ईल्ड कितनी आती है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की ईल्ड क्या है, हाइब्रिड की क्या ईल्ड है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको भली भांति पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगली क्रॉप हम शायद वाटरमेलन करेंगे, तो वाटरमेलन हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम तो नहीं हुआ है, बट ठीक है, फिर वही होता है, फिर मुझे कल भी वाटरमेलन वहां तक रिपीट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कल की क्लास से ही हम शुरू करते हैं, ठीक है। आपको हर क्रॉप की पता होनी चाहिए हार्वेस्टिंग स्टेज क्या है, किस स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ओके। और हाँ, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन हर क्रॉप की वेरी करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग प्रूनिंग तो एक बार पढ़ा तुमने कुकुम्बर में, बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुमको पता है सारे कुकुरबिट्स जो है वो आपके कैसे होते हैं, आपको पता है सारे कुकुरबिट्स जो है वो वाइन है, वो एक वाइन है, बेले हैं। तो वो बेले अगर हैं तो बेले क्रीप करेंगी, बेले फैलेंगी, तो उसके लिए हमें सपोर्टिंग सिस्टम देना पड़ेगा, इसीलिए हम बोर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सीड रेट आपको याद रखना पड़ेगा हर क्रॉप का, कितना सीड रेट है। अगर तुम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हो तो कौन क्या 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 चीज हम ऐड कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट में, ठीक है। चलो स्पेसिंग आपको प्रॉपर याद रखनी पड़ेगी बच्चे, स्पेसिंग सीड रेट, यील्ड और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डोज, ये सब की अलग अलग है, ये हर क्रॉप की अलग अलग होंगी, तो हर क्रॉप पे फोकस डालना है। अब देखो तुमको पता होगा कि यार टेम्परेचर, सॉइल, इरिगेशन, वीड मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम है। जो चीजें अलग है उन पे फोकस करो, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होता है, और वो चीज तुम्हें अप्रोप्रिएट चाहिए। अगर कहाँ पे बोला गया कि 100-50 एनपीके डालना है तो वो वही डालेगा, उसमें तुम 150-50 नहीं कर सकते हो। तो जो चीज रिक्वायर्ड है उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। चलो आई होप बच्चे आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत टर्म्स आती है तो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी तो आपका वाला पोर्शन है ज्यादा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि आगे जो सेम फैमिली की क्रॉप होंगी, मैं ना उनको रिलेट करके ही कि तुमको पढ़ाऊंगी, फिर उसी तरीके से तो अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें जल्दी याद रहेगा, ठीक है। चलो तो हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करना कैसे है
ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके आपको आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, कर लो, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आए उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन तक आ जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्रॉप के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।